नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन से हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए लिखित अभ्यास कार्य लेकर के आऊंगा, तो आज हमारा द्वादश पाठ चल रहा है, द्वितीय पाठ चल रहा है पाटलिपुत्र वैभवम। आज हम उसका लिखित अभ्यास करने वाले हैं। लिखित अभ्यास का मतलब यह है आपको नोटबुक में लिखना भी पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको तैयार करना है, परीक्षा की अच्छी तैयारी करना है, तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। लिखना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखित अभ्यास को करने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं कि अगर आपको जो क्लास में आप पढ़ रहे हो वही आपके पास मटेरियल आ जाए तो फिर क्या है, फिर तो और अच्छी बात है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर मुझे तो पता नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जिस वीडियो से आप हमें देख रहे हैं तो उसके नीचे एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसमें जाएंगे, आप उससे संपर्क करेंगे तो ई बुक्स और ई नोट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। वो है क्या, वो आपको सारा मटेरियल देंगे। यहां से जो आप लोग बुक के माध्यम से, यहां से क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं, वो आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी, देर नहीं करना है, वो अपने पास रखिएगा, मंगा लीजिएगा और फिर हम लोग क्लास का आनंद लेंगे। तो ध्यान रखें, आज हम लिखित अभ्यास को करने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत विहार बोर्ड पाटलिपुत्र वैभवम द्वितीय पाठा अभ्यास लिखित। लिखित अभ्यास को करें। चलिए, इसमें पहला ही प्रश्न हमारा दिया हुआ है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, लिखा है अधो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखतो। देखें, उन्होंने कहा अधो, अधा। पहली बात तो आप देख लें कि ये हमारा अधा, अधा जो लिखा मिलता है, और कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलता है अधो, अधोलिखित। ठीक है, अधोलिखित लिखा है, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी होना। ये अधो जो लिखा है ये अधा ही लिखा हुआ है। विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर यहां ओ हो गया है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, ओ हो गया है। तो बिल्कुल भी परेशानी होना। अधो मतलब आधा, आधा का मतलब होता है नीचे। और बोले सर ऊपर का मतलब क्या होता है, तो ऊपरी, ऊपरी। लेकिन इसमें लिखा मिलता है उपर्युक्त, ऐसे लिखा मिलता है ना, उपर्युक्त, उपर्युक्त। तो ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, और आधा मतलब नीचे। तो कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके प्रश्नों को सबसे पहले तो हमें प्रश्न ही समझना पड़ता, तब हम आंसर को अच्छे से दे पाते हैं। अन्यथा फिर तो सब क्या है, राम राम है। जब प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो आंसर हम क्या देंगे समझ करके। और बोर्ड एग्जाम वाले तो सारी चीजें आपकी गौर करते हैं भाई साहब, बिल्कुल ध्यान रख लेना। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बस देते रहे धुआं में। धुआं धुआं नहीं, धुआं में ही सब कुछ धुआं है। ठीक, पहले प्रश्न को समझना है, 1 से 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है विधिवत तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि अधोलिखिता नाम, नीचे जो हमारे लिखे हैं उन लिखे हुए प्रश्ना नाम माने प्रश्नों को, प्रश्ना नाम माने प्रश्नों को, उत्तराणी माने उत्तर, और संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा के द्वारा या संस्कृत भाषा से, लिखत माने लिखो, लिखत मतलब लिखो। अब यहां पर मैंने ऐसी बात क्यों कही है कि के द्वारा या से के द्वारा। ठीक, तो यहां सबसे पहले यहां देखें, यहां लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लगा है। जैसे आप देखते हैं रामानाम, और जैसे आप देखते हैं फलानाम, जैसे आप देखते हैं क्या बोलते हैं लेखिका नाम, तो आप वैसे ही देखेंगे यहां लिखिता नाम। प्रश्ना नाम, प्रश्ना नाम में भी आप षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप देखेंगे। उत्तराणी, तो ये उत्तरम उत्तरे उत्तराणी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है उत्तराणी। फिर बोले संस्कृत भाषया, तो भाषा के रूप आपको सीख लेना है। आपने रमा के रूप तो बहुत पढ़े होंगे, तो आप देखिए रमा, रमाम, रमया, रमा रमाम रमया। तो यहां देख लीजिए भाषा, भाषाम, भाषया। अब क्या दिक्कत है, तृतीय विभक्ति आ गई है, तो यहां पूरे पद में आप देख लीजिए तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप बन जाएगा। और ये जो लिखत जो दिया हुआ है, तो लिखत शब्द क्यों दिया है यहां, लिखत शब्द एक हमारा संस्कृत में लोट लकार चलता है। क्या दिखता है, लोट लकार। लोट लकार क्या होता है, आपको लगभग आपको मालूम है कि मैं सारे आपकी जितनी भी क्लासेस चलती हैं सब में आपको ये सारी चीजें बताता हूं।
और आपको हो सकता है रट भी गया हो, लेकिन नई क्लास तो नई एनर्जी के साथ आपको फिर से इसका रिवीजन करना है। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना भी आपका मजबूत होता जाएगा। मुझे मालूम है कि मैं हर क्लास में आपको ये सारी चीजें बताता हूं, क्योंकि आपको प्रत्येक चैप्टर में यही मिल रहा है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा या लिखत मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन आपका कर्तव्य है पढ़ना, मेरा कर्तव्य है पढ़ाना। आपको यहां ये छोड़ करके मैं सीधे ये नहीं पढ़ाने लगूंगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे नए विद्यार्थी होते हैं जो उनको नहीं है पता, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनका दुगना हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि सरस्वती तेरे भंडार की, सरस्वती तेरे भंडार की महिमा बड़ी अपार, सरस्वती तेरे भंडार की महिमा बड़ी अपार, ज्यों खर्चे त्यों बाढ़े, बिन खर्चे घट जाए। अर्थात हम जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही बढ़ेगा, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, दुगना तिगना 4 गुना बढ़ेगा। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जो याद है वो भी भूलता जाएगा। ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पढ़ना है, भले याद है, भले मुझसे बनता है, फिर भी हमें एक बार रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहां जो ये लोट लकार लगा हुआ है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है, और लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक। अर्थात ये हमको पुस्तक, ये चैप्टर हमको आज्ञा दे रहा है, हमको आदेश दे रहा है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा से लिखो। ऐसा नहीं बोला उसने लिखिए, उसने कहा लिखो, करो, चलो, बैठो, उठो, जाओ। ये आदेश है, आदेशात्मक वाक्य है, ध्यान रखिएगा। और लोट लकार में ही ये अर्थ निकलता है। करना चाहिए, पीना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, जाना चाहिए, सोना चाहिए, पीना चाहिए, ये किस में निकलता है? विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग उसके लिए अलग बना हुआ है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो जाएगा, वो आएगा, ये भविष्य काल का सूचक है, उसके लिए अलग काल बना हुआ है, लिट लकार होगा। ऐसा हुआ था, वो गया था, वो आई थी, वो गई थी, जहां ऐसी बात हो उसके लिए लंग लकार हमारे संस्कृत में बना हुआ है, भूतकाल का सूचक। और ऐसा करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, जब यहां पर करंट की बात आ जाए वहां पर सोच लेना कि लट लकार वर्तमान काल की बात हो रही है। ध्यान रख लेना, मैं आपको स्पष्ट रूप से बात बता रहा हूं। आप अगर 10th क्लास को बहुत अच्छे से नंबरों से पास होना चाहते हैं तो एक एक बात पर ध्यान देते जाइएगा। देखें, अब यहां पर उसने कहा अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखो। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न है कुट्टनीम ताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। आपके पाठ में आया हुआ है कि कुट्टनीम ताख्यम, कुट्टनीम ताख्य काव्य किसकी, किस कवि की रचना अस्ति माने है, किस कवि की रचना है? कुट्टनीम ताख्य जो रचना है, जो काव्य है, वो किस कवि की रचना है? तो पहली बात तो ये जान लो कि कुट्टनीम ताख्यम ये ग्रंथवाची नाम है, इसीलिए प्रथमा का एक वचन है नपुंसकलिंग का। ठीक, काव्यम में काव्य की, ठीक, काव्य को किसके, किस कवि के द्वारा, तो ये द्वितीय का एक वचन, कस्य में कह कम केन कस्मई कस्मात कस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लिखा। कवेह, कवि के रूप सीखने पड़ेंगे। बोले सर कवि के रूप तो आते नहीं है, कैसे बनेंगे? तो आपने अगर हरि के रूप सीख लिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखें, हरि ही हरिम, ये प्रथमा में हो गया हरि, द्वितीय में हरिम हरिणा, हरि ही हरिम हरिणा हरये, हरेह हरेह हरऊ,
सप्तमी विभक्ति हरऊ, बिल्कुल कवि ही, कविम, कविना, कवये, कवेह, कवेह, कबऊ। अब क्या दिक्कत है भाई साहब, क्या दिक्कत है? देखो, हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, कवे कविम कविना कवये, कवे कवे कबऊ कवे। लास्ट में संबोधन मैं उच्चारण कर रहा हूं लेकिन लिखा नहीं है, ठीक? तो हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हरे, कवे कविम कविना कवये, कवे 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 कवे। बनेगा कि नहीं? कवे कवे, हरे हरे। रवि के देखोगे तो ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे ही बनेंगे। तो षष्ठी और पंचमी में एक समान यहां दिया हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्यों सर पंचमी क्यों नहीं आप कहते हैं, आप षष्ठी ही क्यों कहते हो? क्यों? क्योंकि इसका वाक्य का अर्थ का में निकल रहा है, किस कवि की रचना है, ठीक? तो यहां की, का के की षष्ठी का चिन्ह है, इसलिए षष्ठी मानी जाती है। से का चिन्ह निकलता तो पंचमी का अर्थ लग जाता, पंचमी विभक्ति मान लेते, लेकिन यहां का के की का अर्थ निकल रहा है, इसीलिए षष्ठी का, षष्ठी विभक्ति का यहां पर आपको रूप मानना पड़ेगा। कवे रचना, अस्थि, अस्थि की बात करें, अस्थि का मतलब होता है आपने एक जगह और देखा होगा, कई कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलता है, बिंदु रखी रहती है, लेकिन ये बहुवचनांत का सूचक है। यहां संति लिखा मिलेगा आपको संस्कृत में, और एक वचन का सूचक अस्थि मिलेगा है, ठीक? तो यहां पर एक कवि की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कुट्टनीम ताख्यम काव्यम कस्य कवे है रचना अस्ति। कुट्टनीम ताख्य जो काव्य है उसके कवि के, उसके रचनाकार कौन है? देखिए, कुट्टनीम ताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति। पूरे पाठ में किसको जोड़ा गया है? यहां पर कस्य के स्थान पर दामोदर गुप्तस्य को जोड़ा गया है, और पूरा संस्कृत का ज्यों का त्यों इसकी जगह पर ये आ गया है, ज्यों का त्यों आ गया है। कवेह की जगह आपने कवेह, जो कस्य कवेह, कौन से कवि हैं? दामोदर गुप्तस्य कवेह, रचना रचना अस्ति अस्ति। अब क्या दिक्कत है भाई साहब? एक ही दो शब्द तो याद करना है, और इस बिल्कुल सरल, संस्कृत भाई साहब बहुत सरल है, संस्कृत में बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है, और नंबर पूरे पूरे मिलते हैं, पूर्ण नंबर, एक एक नंबर मिलता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है पाटलिपुत्रम कस्याह नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र नगर जो है भाई साहब, कस्याह किस, नद्याः नदी, तीरे माने किनारे, अवस्थितम माने स्थित है। जो पाटलिपुत्र नगर है भाई साहब, बता दो यार, आप ही बता दो, किस कौन सी नदी बाजू में बहती है, पड़ोस में? उस नदी का नाम लिख करके दे दो, नाम लिख करके दे दो, क्योंकि आप वहां के निवासी हैं भाई साहब, है कि नहीं? आप वहां के निवासी हैं, लेकिन मैं यहां पाठ के आधार पर तो दूंगा, लेकिन आप भी बताओ ना कौन सी नदी है वहां। कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। पड़ोस का मतलब शहर के बाजू में ही तो वो नदी होगी, शहर के बीच से तो निकली ना होगी, लेकिन वो नदी होगी जरूर पड़ोस में, क्योंकि जब आया पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखो, गंगायाः नद्याः तीरे। ऐसी पवित्र नदी जिस शहर के किनारे से जा रही हो, तीर से जा रही हो, तो वाह वाह क्या बात। ध्यान रखिएगा, तो सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे शहर, ऐसे नगर, ऐसे ग्राम जिनके किनारे से नदी, तालाब आदि के सरोवर हो, जल का स्थान हो, और वो भी पवित्रों में, जो ग्रंथों में जिसका नाम है पवित्र, जो अपने पापों, सबके समस्त पापों को धुलती है, ऐसी पवित्र गंगा मां मैया विराजमान है। पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। आप देखें यहां पर नद्याः, नदी हमारी जो है स्त्रीवाची शब्द है, नदी हमारी कौन सा शब्द है? स्त्रीवाची शब्द है, इसीलिए यहां कस्याह लग गया हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ध्यान रखिएगा, स्त्रीवाची यहां पर शब्द लगा हुआ है,
का काम कया, ध्यान रखिएगा ये स्त्रीवाची सर्वनाम लग गया है। और गंगायाह षष्ठी विभक्ति, मैंने अभी भाषा का रूप बताया था, षष्ठी विभक्ति में बनता है भाषायाह भाषायाह, वैसे ही बनेगा गंगायाह गंगायाह, रमायाह रमायाह, लतायाह लतायाह, रूप चलते हैं। तो ये आपका षष्ठी का एक वचन। और नद्याह जो आपका बना हुआ है, देखिए नदी, कौन सी नदी, बोले गंगायाह नदी तीरे अवस्थितम अस्ति पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्र जो नगर है वो कहां बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे तीरे, तीर पर बसा हुआ है। कोई डाउट, कोई समस्या, बिल्कुल आपको सरल लग रहे होंगे पूरे क्वेश्चन आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य माने इस, नगरस्य माने नगर की, रक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत किस प्रकार की थी। भूतकाल, भूतकाल पहले थी, आसीत लग गया है भाई साहब, भूतकाल थी की बात कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त अब तो है नहीं है, हम लोग तो आज पढ़ रहे हैं। तब कैसी थी व्यवस्था वो पूछ रहा है, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, काले सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अस्य इस, नगरस्य षष्ठी का एक वचन, रक्षा व्यवस्था कीदृशी माने किस प्रकार, आसीत मतलब थी। आसीत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, देखो जरा रक्षा व्यवस्था कैसी थी, अत्युत्कृष्टम आसीत, अत्युत्कृष्ट आसीत। देखें, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था। भाई साहब यहां तक तो आपने ज्यों का त्यों लिख दिया है आंसर में, प्रश्न उतार दिया पूरा। अब याद क्या करना है, कीदृशी को हटाना है और अति उत्कृष्टा को जोड़ना है, आसीत फिर से लिख देना है। अब याद करने के लिए बचा क्या है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत, बहुत ही उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जब पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बनाई गई तो अति उत्कृष्ट बनाई गई, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त के समय अति उत्कृष्ट रक्षा व्यवस्था थी। अब यहां क्या दिक्कत है, षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, ये अभी मैं बता चुका हूं आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, घ नंबर का प्रश्न कहता है कि राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत। अभी चंद्रगुप्त की बात चल रही थी, अब आ रही है राजा, राजा राज्ञः अशोकस्य, अर्थात राजा अशोक के समय में, अस्य माने इस, नगरस्य माने नगर की, वैभवम माने यश, कीर्ति, कीदृशम माने किस प्रकार, आसीत मतलब थी। अर्थात जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक का समय आया तो अशोक के समय इस नगर का वैभव किस प्रकार था। अब ध्यान से देखें तो यहां देखें, राज्ञः में षष्ठी विभक्ति और अशोकस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है समय, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है समय, अस्य में षष्ठी, नगरस्य में षष्ठी का एक वचन, वैभवम माने यश, कीर्ति, कीदृशम माने किस प्रकार, आसीत लंग लकार था, किस प्रकार थी। देखें जरा, उसमें तो अति उत्कृष्ट थी, इसमें कैसी आ रही है, कीदृशम। देखें जरा, वैभवम कीदृशम समृद्धम सुतराम आसीत। पूरा पाठ का देखें, पूरे प्रश्न को लिखें, राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम की जगह क्या जोड़ा हमने, समृद्धम सुतराम, समृद्धम सुतराम आसीत को फिर ज्यों का त्यों लिख दिया है। इसमें एक शब्द आपने देखे होंगे, चाहे पूर्ण वाक्यन हो और चाहे एक पदेन में वाक्य लिखने हो, लिखना एक ही शब्द होता है। ध्यान रखिएगा, एक ही शब्द लिखना होता है, यहां ज्यादा नहीं लिखना। बस आपकी ये समस्या परीक्षा में ध्यान रखना, आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है तो ऊपर का प्रश्न ही तो उतारना है भाई, उतार के आना। फिर आप सोचो कि बस अरे इतना ही तो जोड़ना है, इतना जोड़ दो, अकेले आंसर लिख लो, 2 नंबर का प्रश्न होगा तो बिल्कुल नहीं देगा वो।
ये सारी चीजें ध्यान रख लेना। इसीलिए राज्ञः अशोकस्य समय यस्य नगरस्य वैभवम समृद्धम सुतराम अस्ति, बहुत ही समृद्ध और सुतराम हो गया था, साफ सुथरा बिल्कुल एकदम समृद्ध हो गया था, विस्तार हो गया था, प्रसारित हो गया था। ध्यान रख लेना। चलिए आगे चले। आगे का प्रश्न है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ कह आलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आलिखत लंग लकार भूतकाल, किसने लिखा था? देखे जरा, राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन? राजशेखर। देखे जरा, इसमें भी आपको काव्य मीमांसा की जगह काव्य मीमांसा, ग्रंथ की जगह ग्रंथ, कह की जगह राजशेखर जोड़ दिया। आलिखत आलिखत जो कहते हैं। तो कुछ भी ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है और पूरा आपका लिखित अभ्यास भी हो जाएगा। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर आलिखत। आगे चलेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा है कि अधोलिखिता नाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुतो। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के जो हमारे शब्द दिए हुए हैं उनके संधि विच्छेद करना है। अब संधि विच्छेद करना है तो आपको ध्यान से करने होंगे, ठीक है। संधि विच्छेद देखें, पहले मैंने अभी आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताया अधोलिखित, तो समझ गए होंगे। अधो माने नीचे, लिखता नाम माने लिखे हुए, शब्दा नाम माने शब्द, और संधि विच्छेदम माने अलग अलग, कुरुत माने करो, ठीक। तो यहां षष्ठी का बहुवचन, यहां षष्ठी का बहुवचन, संधि विच्छेदम आप सीधा लिखा हुआ है, शब्द है, और कुरुत लोट लकार का रूप लगा हुआ है। संधि विच्छेद को करो, तो द्वितीय का एक वचन यहां लिखा है। लिखा है पाणिनि पिंगला भी, पाणिनि पिंगला भी अति उत्कृष्टम आसीदति उत्सवाश्च और अस्य उत्तरस्याम गांधी सेतुर नाम नगरस्यास्य पुष्पाश्रिता। ये आपके शब्द है। इन शब्दों को आपको क्या करना है? इनकी संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। लो मैंने तो ये कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, अब कैसे हम इनको पूरा करेंगे वो आप देख लीजिए। देखें जरा, इसमें सबसे पहला दिया हुआ है हमारा पाणिनि पिंगला विहु, पाणिनि पिंगला विह, तो पाणिनि पिंगलो इह दिया हुआ है, पाणिनि पिंगलो इह। अब पूछोगे कि सर ये कौन सी संधि है? यहां तो वह है, यहां तो वह है ही नहीं है, कैसे बनेगा ये? जब यहां वह है नहीं है, यहां पर वह नहीं है, वह आ गया है। तो चलो इसमें मैं आपको बताता हूं, आपकी एक अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। ध्यान से देखना बेटा, इसमें एक अयादि संधि है और यहां आपका शब्द दिया हुआ है पाणिनि। क्या दिया हुआ है? पाणिनि पाणिनि पिंगलो, पाणिनि पिंगलो प्लस इह, ये शब्द दिया हुआ है। दिया है कि नहीं? तो यहां नीचे पहले ये देख लो अयादि संधि में होता क्या है कि ए को होता है अय, ए को होता है अय, ओ को होता है औ, और आई को होता है आय, और औ को होता है आओ, औ को होता है आओ। ये ध्यान दे लो, इतना आदेश होता है अयादि संधि में, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है कि जो यहां दिया हुआ है पिंगल, तो यहां से आपको पाणिनि पिंगल, पिंगल अलग कर देना है, ला में आपको हलंत लगा देना है, और यहां से ओ निकाल लेना है। ओ निकाल लिया और इह ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक। अब ओ के स्थान पर आपको क्या करना है? पाणिनि पिंगल, ओ के स्थान पर औ आ जाएगा, औ आ गया, और इह आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। अब बताओ क्या समस्या है? ला को आ से जोड़ दो, तो आप जब इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका पाणिनि
पिंगल, पाणिनि पिंगल पूरा ला हो जाएगा, वा आ जाएगा यहाँ, लेकिन वा आधा है तो इह आकर के इसमें मात्रा लगा लेगा तो ये हट जाएगी और हा जुड़ जाएगा। तो आपका शब्द क्या बनेगा? पाणिनि पिंगल विहि। क्या बन गया? पाणिनि पिंगल विहि बन गया ना, पाणिनि पिंगल विहि बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं? अब यहां पर एक समस्या और है। जब आपने देखा कि यहां पाणिनि पिंगल विहि बन गया है, अब यहां संधि कौन सी है? तो आप कह सकते हो अयादि संधि है। क्या हो गई? यहां अयादि संधि हो जाएगी। और ये अयादि संधि किसका भेद है? आपका स्वर संधि का भेद है। किसका है? स्वर संधि का भेद है। ध्यान रखिएगा। आगे का शब्द दिया हुआ है अति उत्कृष्टा सीदति। तो अति प्लस उत्कृष्टा फिर आसीत प्लस इति, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखना है आपको। पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है वो यण संधि कैसे होगी। अति प्लस उत्कृष्टा, ये शब्द आपको पहले यहां देखना है। ये शब्द देखना पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये शब्द आप मिला लीजिए। तो इसमें आपको आ के वो आ से ता को आप अलग कर लीजिए, ई को अलग कर लीजिए। उत्कृष्टा, उत्कृष्टा को आप अलग लिख लीजिए। ई के स्थान पर आपको या करना पड़ेगा यण संधि के आधार पर। तो यहाँ आपका या आ जाएगा और उत्कृष्टा शब्द आपका यहाँ लिख देंगे। और जब इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका अत्य और ऊ आ जाएगा इसमें और आधा ता और कृष्टा। तो आपका एक शब्द बन जाएगा अति उत्कृष्टा। क्या बन गया है? अति उत्कृष्टा बन गया कि नहीं बन गया? अति उत्कृष्टा जब बन गया है तो अब यहां तक का एक पद हो गया। फिर इसके बाद यहां प्लस आपका आसीत दिया हुआ है। क्या दिया है? आशीत। और यहां पर दिया हुआ है इति। तो यहां तो आप देख पा रहे होगे ता आधा है तो इति को जोड़ दो, तो यहां अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां ता में क्या कर दोगे? इति की छोटी ती की मात्रा लगा दोगे, आसी तिथि बन जाएगा। ठीक है ना, आसी दिति बन जाएगा। लेकिन यहां ता के स्थान पर आपको व्यंजन संधि का दा बना देना है, तो आसी दिति बन जाएगा, बन जाएगा आसी दिति। अब यहां पर कौन सी संधि है वो देख लेना है। आ और आ मिल जाएगा आपका, यहां क्या बनेगा? यहां आ और आ मिल जाएगा। तो यहां पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? ऐसे मिलाओगे तो बड़ा आ यहां पर आपका हो जाएगा। जब बड़ा आ यहां हो जाएगा तो आप इसको क्या करोगे? एक साथ लिखोगे तो आपका शब्द बनेगा अत्युत्कृष्टा, अत्युत्कृष्टा, अत्युत्कृष्टा सी दिति। मतलब यहां पर संधि आपकी होगी यण संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। तीन संधियां एक साथ इसमें समाहित हो जाएंगी। ध्यान रख लेना, इसमें कौन कौन हो जाएंगी? तीन संधियां हो जाएंगी। ठीक, अब आगे देखेंगे। इसके बाद आगे का हमारा जो शब्द रहेगा वो रहेगा, देखिएगा, वो रहेगा हमारा उत्सवाश्च। अगला शब्द कौन सा रहेगा? उत्सवाश्च। तो उत्सवाह प्लस चा, क्या दिया हुआ है? उत्सवाह प्लस चा, उत्सवाह प्लस चा। तो विसर्ग के स्थान पर आपको सा कर देना है। विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है? आपको सा करना है। लेकिन कैसे करोगे आप? उत्सवाह की जगह आपको पहले सा करना है। वो कौन सी संधि से होगा? विसर्ग संधि से होगा। और सूत्र कौन सा रहेगा? विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह से आपने कर दिया यहां दंतीय सकार। देखिए ध्यान रखिएगा, कौन सा सा? दंतीय सा, सा। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप सूत्र लगाएंगे, व्यंजन संधि का एक इश्चुत्त भाव लगाएंगे। इश्चुत्त भाव जो आपकी संधि कौन सी कहलाएगी? इस्तोह इश्चुना इश्चु, इस्तोह इश्चुना इश्चु, ये आपका सूत्र होता है। यहां ये कहता है ये वाला सा होगा तो ये सा हो जाएगा, ता वर्ग होगा तो चा वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा सा है? दंतीय सकार है। दंतीय सकार के स्थान पर ये आपका तलब्धी सा हो जाएगा। तो देखें यहां पर आपका बनेगा
उत्सवाश, उत्सवाश। अब पहले यहां था स, अब आ जाएगा श प्लस च। ठीक, अब इसको आप वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे। वर्ण सम्मेलन कृत्य का मतलब वर्णों को जोड़ना, सम्मेलन करना। तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका शब्द बनेगा उत्सवाश्च। ये आपका शब्द बन गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे सर इसमें तो सा ऐसे लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है? तो आप इसको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे लिख सकते हो। देखें, उत्सवा और शा ऐसे आ जाएगा और चा ऐसे जुड़ जाएगा, उत्सवाश्च बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहां सीधा सीधा शब्द बन जाएगा उत्सवाश्च। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। और इसमें संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। और लेकिन इसमें भाव किसका रहेगा? इष्टुत भाव रहेगा, व्यंजन संधि का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे का आप शब्द देखेंगे। आगे का जो हमारा शब्द रहेगा, आगे का हमारा शब्द है अस्योत्तरस्याम। अगला शब्द दिया हुआ है अस्य उत्तरस्याम, अस्य प्लस उत्तरस्याम दिया हुआ है। अस्य प्लस उत्तरस्याम, अस्य प्लस उत्तरस्याम दिया हुआ है। इसमें से आ में से आप क्या ले लोगे? वो या में से छोटा आ को ले लिया और यहां उ को ले लिया। आ के बाद उ आने पर ध्यान रख लेना क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। लेकिन वो कौन सी संधि में बनता है वो आपको ध्यान से देखना है। गुण संधि में। किस में बनता है? वो गुण संधि में बनता है। गुण संधि में बन गया। अब गुण संधि का सूत्र भी आपको ध्यान देना है। तो सूत्र आपका रहेगा आद गुणा। आद गुणा सूत्र रहेगा। इसका नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि पहले पद में छोटा आ, आप यहां देख लीजिए, पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई दो में से कोई भी हो तो ए बना दीजिएगा। और पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटा उ या बड़ा उ हो तो आप ओ कर दीजिएगा। ये गुण संधि का नियम कहता है। तो यहां पर आ के बाद उ आ रहा है, देखो आ के बाद उ आ रहा है तो ओ कर दिया। और जब ओ कर दिया तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां क्या कर दिया? ओ कर दिया। ओ कर दिया है तो आप अस्य को यहां से उठाएंगे तो या में से आपने आ को निकाल लिया था, देखो आ को निकाला था तो यहां आपका या आधा हो गया है। फिर आपको क्या करना है? इस ओ को यहां पर बीच में लिख देना है। उत्तरस्याम में आपने देखा है कि उ को निकाल लिया है तो इसमें आधा ता और तरस्याम यहां पर आपका बच जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे? यहां लिख देंगे। लिख देंगे तो ओ की मात्रा इस पर जब आप लगाएंगे तो ये शब्द क्या बनेगा आपका? अस्यो। अस्यो आधा ता और ता। अब यहां पर ये शब्द बचा है तो तरस्याम, तरस्याम यहां जोड़ोगे अस्य, अस्योत्तरस्याम। तो यहां पर कौन सी संधि बन गई है आपकी? षष्ठी, वो सॉरी यहां गुण संधि हो गई, विभक्ति नहीं गुण संधि हो गई है। ठीक है, तो यहां आपने देख लिया। तो आपके शब्द कौन कौन हो गए हैं? पिंगला बिहु, अति उत्कृष्टाम, उत्सवाश्च और फिर इसके बाद अस्य उत्तरस्याम। अब बचा हुआ है आपका गांधी सेतुर्नाम नंगरास्यास्य और पुष्पिताश्रिता। क्या बचा है? पुष्पाश्रिता बना है कि नहीं बचा? ठीक, तो इनको अब देखते हैं। आगे देख लीजिए, आगे देखेंगे अगला हमारा शब्द जो दिया हुआ है ये। अब इसके बाद ये हमारे शब्द दिए हुए हैं और अगला शब्द देखेंगे हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखें। देख लिया आप, देखें पहला इसमें लिखा है गांधी सेतुर्नाम, अर्थात गांधी सेतु प्लस नाम। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, सारी संधियां पढ़ने के बाद भी आपको एक बात फिर से यही कहूंगा कि आपको शब्दों में यह देखना है कि पहले पद में और दूसरे पद में जो बीच में विकार होने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है, वह परिवर्तन हमारा कहां से हो रहा है। इसमें देखें गांधी सेतुर लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब यहां से गांधी सेतु से तोड़ा गया है और यह नाम अलग किया गया है, गांधी सेतु अलग किया गया है।
अब यहां से ये स्पष्ट जरूर हो गया है कि जो ये रा आया है ऊपर, ये रा काहे के लिए आया है? ये विसर्ग के स्थान पर आया है। किस पे आया है? ये विसर्ग के स्थान पर आया है। और जब विसर्ग के स्थान पर रकार का आगम हुआ है तभी तो जाकर के शब्द बना, गांधी सेतुर नाम। बना है कि नहीं बना? तो अब इसको हमें ये रा लाना है, तो कैसे लाना है वो आपको देखना है। इसमें लिखा हुआ है गांधी सेतु प्लस नाम, दिया हुआ है कि नहीं? अब यहां पर सबसे पहले विसर्ग के स्थान पर हम लाएंगे दंतीय शकार। क्या लाएंगे? दंतीय शकार लाएंगे। गांधी सेतु की जगह गांधी सेतुस हो जाएगा। क्या हो गया है? गांधी सेतुस हो गया है कि नहीं? अब सा की जगह पर फिर हम लाएंगे सस जुसो रू से रू, सूत्र रहेगा सस जुसो रू। तो यहां पर आप ले आएंगे क्या? गांधी सेतुस रू। क्या आ गया है? रू आ गया है सा की जगह पर। अब रू आ गया है तो फिर हम नाम को जो कहते हो लिखेंगे और एक और हमारा सूत्र लगेगा उपदेशे अजनुनासिक इत। तो यहां से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। आप रू को हटाए ऊ को हटाएंगे तो केवल रा बचेगा आपके पास। क्या बचेगा? रा बचेगा। गांधी सेतु रा, ये रा रहेगा। फिर इसके बाद नाम आपके पास लिखा हुआ है। अब इसको वर्ण सम्मेलन कृते करो। वर्ण सम्मेलन कृते का मतलब ही है वर्णों का सम्मेलन करना, मिलाना। ठीक, तो इसको नाम को इसमें लाएंगे तो आप इसको जैसे गांधी लिखा हुआ है तो ये गांधी सेतु और ना आपका मां, ना के ऊपर आपका रा चला जाएगा। अब ये रा ऊपर गया है, ये रा जो है हमारा, ये ध्यान रखिएगा, जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, अर्थात जब रकार पीछे वाले वर्ण के आगे हो और उच्चारण करते समय गांधी सेतुर नाम, अर्थात जिसके पहले उच्चारण होता है उसी के ऊपर रकार जाता है, सिरोरेखा के ऊपर। ध्यान रखिएगा। अगला शब्द रहेगा हमारा नगरस्यास्य। क्या लिखा हुआ है? नगरस्यास्य। अब अगला शब्द है यहां नगरस्य प्लस अस्य। नगरस्य, नगरस्य प्लस अस्य, नगरस्य प्लस अस्य। अब यहां पर आपने देखा है, यहां पर भी आपको विकार ही दिखना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, दो पदों के बीच में एक विकार हुआ है जो यहां पर बड़ा आ ला रहा है। क्या ला रहा है? बड़ा आ। अब वो बड़ा आ कहां से आया है यहां से हमें पता चल जाएगा। या में से आपने छोटा आ को ले लिया और अस्य का छोटा आ ले लिया, दोनों को मिलाया तो आपके पास क्या बन गया है? बड़ा आ। ये संधि का कौन सा विकार है? ये दीर्घ संधि का विकार है। किसका है? दीर्घ संधि का विकार है। सूत्र रहेगा आपका आकाश वर्ण दीर्घा। कौन सा सूत्र रहेगा? ठीक है ना? तो इसमें आपको आ लाना है, छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो गया है। यहां हो जाएगा हमारा आकाश वर्णे दीर्घा। ये आपका इसमें सूत्र लग गया है। ध्यान रखिएगा, आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद फिर से छोटा आ या बड़ा आ हो। दोनों पदों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहले पद को भी देखना है, दूसरे पद को भी देखना है, क्योंकि प्लस के पहले वाला हमारा पद पहला पद और प्लस के बाद वाला पद हमारा दूसरा पद होता है। तो प्रथम पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे पद में भी हमारा छोटा आ या बड़ा आ हो, और दोनों जब मिलते हैं तो मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। इसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई प्लस फिर से आ जाएगी छोटी ई और बड़ी ई। आमने सामने अगर ई होती है तो बड़ी ई बनती है। क्या बनती है? बड़ी ई बनती है। फिर इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों आमने सामने होते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि छोटा आ और बड़ा आ जब यहां बना हुआ है तो नगरस्य में से आ को निकालेंगे। देखें, आ को निकाल लिया, नगरस्य, नगरस्य में से आ को निकाल लिया तो क्या बन गया है आपका? यहां पर आधा। फिर इसके बाद आप इसको दोनों को जो विकार हमारा उत्पन्न हुआ उसको हम प्लस को आ लिख देंगे। फिर इसके बाद अस्य में से आ निकल गया है तो आधा शा और या इसमें जोड़ दिया। अब आ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा? नगरस्य, नगरस्य, और आ मिलेगा तो नगरस्या, और आधा सा और या इसमें जुड़ जाएगा तो नगरस्यास्य। शब्द क्या बनेगा? नगरस्यास्य। अब ये नगरस्यास्य जो लगा हुआ है, अब आप देखेंगे कि आकाश वर्णे दीर्घा और दीर्घ संधि के आधार पर हमारा जो पद बनना था नगरस्यास्य, ये बन गया है।
बन गया कि नहीं। अगला शब्द देखें, पुष्पाश्रिता, क्या दिया हुआ है, पुष्पाश्रिता। फिर यहां पर आपको ये नियम बिल्कुल भी यहां से रफ नहीं करना है, शब्द परिवर्तन हो गया है और नियम सेम रहेगा, पुष्प प्लस आश्रिता, पुष्प प्लस आश्रिता दिया हुआ है, देखा जरा, पुष्प प्लस आश्रिता, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसमें से छोटा आ ले लिया है और इसमें से बड़ा आ ले लिया है। अब आप यहां फिर देखेंगे, छोटा आ और बड़ा आ आमने सामने हो गया कि नहीं हो गया, तो दोनों को मिलाने पर अब क्या बन जाएगा, यहां बड़ा आ बन गया है, बना दिया बड़ा आ। अब यहां जैसे ही बड़ा आ बन गया है तो आपको क्या करना है, पुष्प, पुष्प बन गया है, ये आपका हलंत हो जाएगा क्योंकि आ निकल चुका है, यहां पर आपका आ जाएगा और आश्रिता का आ इसमें मिल जाएगा और श्रिता इसमें शब्द आपका जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आ की मात्रा इस पर लगेगी तो ये बनेगा पुष्पा, क्या बनेगा, पुष्पा, और श्रिता शब्द इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, पुष्पाश्रिता बन गया। अब यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि हो गई है, आकाश अवर्णे दीर्घा और दीर्घ संधि, नियम आपका यही रहेगा। तो मतलब इन दोनों में भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ऊपर वाले में विसर्ग है क्योंकि स्पष्टता विसर्ग लिखा हुआ है उसमें, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखें, अगला हमारा प्रश्न रहेगा तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न है, फिर से इसमें लिखा हुआ है संधि कुरुता। अभी था संधि विच्छेदम कुरुता, अब आया है संधि कुरुता। बिल्कुल समझ लेना बात को, शब्दों को समझने की कोशिश करना। पहले एक हमारा शब्द बना हुआ था तो उसको हमें विच्छेद करके लिखना था, अब आपके पास विच्छेद रहेगा, आपको शब्द के रूप में लिखना होगा, ध्यान रखना। अब संधि करना है, पहले विच्छेद करना था, दोनों में फर्क समझ गए ना। चलिए अब आपको देखना है, इसमें शब्द दिया हुआ है बहुलम प्लस उत्पादनम, बहुलम प्लस उत्पादनम। तो इसमें आपको क्या करना है, ये व्यंजन संधि, पहले तो यहां व्यंजन लगा है तो आपको सीधे व्यंजन संधि मान लेना है। बहुलम प्लस उत्पादनम, तो ऊ को इसमें लगा दोगे आप तो बहुलम उत्पादनम बन जाएगा। आप देखें शब्द, देखें जरा, मां में आपकी ऊ की मात्रा लग गई ना, देखो मां में आपकी क्या लग गई है, ऊ की मात्रा लग गई है, बहुलम उत्पादनम शब्द बन गया ना। कैसे बन गया है अब आपको पता है, देखिए यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है बहुलम प्लस उत्पादनम, आपने ऊ को इसमें लिया और जोड़ दिया, जोड़ दिया आपने, तो बहुलम उत्पादनम कौन सी संधि हो गई है आपकी, इसमें व्यंजन संधि हो गई है। व्यंजन संधि बोले तो संस्कृत में क्या कहते हैं इसे, हल संधि, क्या कहते हैं इसे, हल संधि, संस्कृत में आप इसे कहेंगे हल संधि। अगला शब्द दिया हुआ है गंगायाः तीरे, अगला शब्द दिया हुआ है गंगायाः प्लस तीरे, दिया है कि नहीं, गंगायाः तीरे। अब यहां पर क्या करना है, जो शब्द बनना है वो आपका बनना है विसर्ग के स्थान पर सा आना है। देखें जरा, ये आ गया है गंगायास तीरे, आया है कि नहीं, गंगायास तीरे। आप ऐसे भी गंगा लिख सकते हैं और आप गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है, संधि का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बात एक ही है, ठीक। देखें जरा, इसमें लिखा हुआ है गंगायाः की जगह विसर्ग के स्थान पर आप सा कर देंगे, कौन सा सा, दंतीय सा, और दंतीय सा करेंगे जैसे ही आप, तो यहां पर आप सा, ध्यान रखें, तो सस जुसो रू से हो जाएगा, सस जुसो रू, ये आपका सूत्र रहेगा। इस सूत्र से आप क्या करेंगे, यहां रू करेंगे तो फिर गंगायाः रू बन जाएगा, लेकिन यहां सस जुसो रू न लग करके सीधे आपका क्या लगेगा, विसर्जनीयस से साह से सा हो जाएगा, विसर्जनीयस, विसर्जनीयस से सह सूत्र से सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, यहां विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे हम तो ये बनेगा हमारा गंगायास तीरे, गंगायास तीरे बन गया ना। यहां आपका सीधे सीधे शब्द बन जाएगा और विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। आगे देखेंगे, अगला हमारा जो पद होगा वो दिया हुआ है नगरे अस्मिन। देखें इसमें आपकी संधि होगी पूर्व रूप संधि, कौन सी संधि होगी इसमें, पूर्व रूप,
पूर्व रूप संधि इसमें होगी तो आप शब्द देख लीजिए। पहले ये लिखा हुआ है नगरे अस्मिन। अब ये बना कैसे है देखें जरा, नगरे प्लस अस्मिन, नगरे प्लस अस्मिन दिया हुआ है। तो यहां पर आपको देखना है पूर्व रूप संधि का एक सूत्र है, एंगा पदांतादति, पदांतादति दिया हुआ है, एंगा पदांतादति। तो या एंगा पदांतादति कहता है कि पहले पद में ए या ओ दो में से कोई भी आ जाए और उसके बाद आ हो जाए तो आ का अवग्रह के परिवर्तन कर देते हैं। तो यहां पर रा में ए लगा हुआ है तो आप करेंगे नगरे, और अस्मिन का आ जाएगा इसमें और ये आपका जुड़ जाएगा ऐसे, नगरे अस्मिन बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे, अगली हमारी संधि जो दी हुई है वो दिया है हमारा चा प्लस अस्ति। देखें जरा, चा प्लस अस्ति, चा में से आपने आ को निकाल लिया और अस्ति का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया। ठीक, शब्द देख लीजिए, ऐसे बनेगा चास्ति। कैसे बन रहा है? चास्ति। तो यहां कैसे बनेगा? ये दीर्घ संधि बताएगी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहती है कि आ और आ मिल जाए आकाशवर्णी दीर्घ से तो आ और आ मिलकर के आ बनाता है। तो चा में से आपने छोटा आ को निकाल लिया तो चा आधा हो गया, दोनों को मिलाने पर बड़ा आ बन गया है, तो इसको मध्य में लिख दिया। अस्ति का आ निकल चुका है तो आधा चा और ती इसमें जुड़ जाएगा, चा को इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा चा, और ये इसमें लिखा हुआ है चास्ति। लिखा है कि नहीं लिखा है? चास्ति। अब यहां पर देखिए दीर्घ संधि हो गई है, आकाशवर्णी दीर्घ सूत्र लग गया है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है शब्द प्लस अपि। अब यहां पर क्या बनाएंगे हम? विसर्ग दिया हुआ है तो विसर्गी संधि होगी, शब्दोपि बनेगा। देखें एक बार पहले शब्द देख लो फिर आपको वो हो जाएगा। शब्दोपि लिखा हुआ है तो यहां लिखा है देखो शब्द, तो शब्द में विसर्ग लगा हुआ है और अपि यहां पर लिखा हुआ है, विसर्ग संधि है, स्पष्ट हो गया है, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग के स्थान पर आप देखें कि ओ बनेगा। मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूं, फिर से पुनः बता रहा हूं कि विसर्ग के स्थान पर आप डायरेक्ट सीधे ओ करने की कोशिश करो, ठीक है ना। वैसे तो इसमें आप देखें तो संस्कृत के आधार पर इसमें उत्त संधि है, लेकिन आप सीधा ओ करें, सरल रूप में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। वैसे उत्त संधि होती है, आ और उ मिलकर के गुण करता है, ओ हो जाता है, फिर आ पीछे वाला आने वाला अत हमारा आ अवग्रह के रूप में परिवर्तन होकर के शब्द बनता है शब्दोपि। आप सीधे सीधे ओ बनाएंगे और पीछे वाले आ को अवग्रह के रूप में कर देंगे, विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी शब्दोपि। जब ये शब्द ऐसा लिख करके आता है तब विच्छेद करने में थोड़ी सी समस्या आपको जरूर जाएगी, क्योंकि पूर्व रूप संधि करोगे या विसर्ग संधि करोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा चुनाव आपको करना है। सर्वदा प्लस आक्रांता, यहां पर आपको दीर्घ संधि करनी है। देखिए सर्वदा क्रांता, सर्वदा क्रांतम हो गया। देखें जरा इसमें लिखा हुआ है सर्वदा प्लस आक्रांतम दिया हुआ है, इसका आ दिया हुआ है, इसका आ दिया हुआ है, दोनों आ को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब बड़ा आ बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्वदा में से बड़ा आ निकल गया है तो दा आपका आधा बच गया है, और आक्रांता का आ मिलकर के बड़ा आ बन गया, इसको बीच में लिख देंगे, और आक्रांता में से आ निकल गया है तो केवल और केवल क्रांतम आपका बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? आ को इसमें मिलाएंगे तो ये शब्द आपका बनेगा सर्वदा, सर्वदा क्रांतम। क्या बन गया है? सर्वदा क्रांतम। शब्द क्या बना? सर्वदा क्रांतम। समझ में आ गया है ना। तो यहां पर कौन सी संधि आपकी रहेगी? दीर्घ संधि। यहां रहेगी आपकी दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के आधार पर यहां पर आपका सूत्र लग जाएगा अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा। ध्यान रखिएगा, अकह सवर्णे दीर्घा। चलें आगे, आगे देखेंगे। अगला हमारा जो शब्द होगा वो आपके सामने दिया हुआ है इति प्लस एते, इति प्लस एते। तो यहां पर कौन से होगा? इत एते, यण संधि होगी। कौन सी? यण संधि। तो आप देखें जरा, इति प्लस एते दिया हुआ है, यण संधि आप लगा लीजिए, यण संधि, और यण संधि यहां एको यणचि सूत्र लग जाएगा, एको यणचि,
ये सूत्र लग जाएगा एको यणचि। अब एको यणचि सूत्र से ई के स्थान पर या करोगे, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और ऋषि के स्थान पर रा, ठीक है, और लिरी के स्थान पर ला। ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी यण संधि होगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, इति में से आपको छोटी ई को निकाल लेना है और एते आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। ई के स्थान पर आप या करोगे तो ई ता और या हो जाएगा और एते आपका ज्यों का त्यों रहेगा। और इसको जब आप वर्ण सम्मेलन कृत्य करोगे तो ऐसे लिखोगे इत्य, इत्य, लेकिन या आपका आधा रहेगा। एते की एक मात्रा लग जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा और ते आप ज्यों का त्यों लिख दोगे, इत्ते एते बन जाएगा कि नहीं, इत्ते एते। अब यहां पर आपकी यण संधि हो गई, एको यणाचि से सूत्र आपने लगा दिया है तो आपके ये पद बन जाएंगे। कोई समस्या, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई समस्या होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा पूरा हुआ। इसके बाद अब आया हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4। देखिए, लिखित अभ्यास में आप लोगों को पूर्ण रूप से अच्छे से विधिवत तरीके से इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहां पर अभी थोड़ा सा भी इसमें ढील डाल देंगे, मतलब आप इसको थोड़ा सा भी नॉर्मल समझ लेंगे, तो परीक्षा में कहीं ना कहीं आप इससे क्या है, वंचित रह जाएंगे। आपकी निश्चित है कि परीक्षा फरवरी तक ही होगी। देखिए, क्योंकि इस बार हमारे चुनाव वगैरह हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो फरवरी में ही हमारी परीक्षाएं होंगी। प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा हुआ है, अधोलिखिता नाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृत प्रयोगम कुरु। जो हमारे पद दिखे हुए हैं, देखें, अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे हुए जो ये पद हैं, यद्यपि संप्रति अतीव महान नगरम अत्र दिए हुए हैं शब्द, तो इन पदों की बात कर रहे हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम मतलब यह पद स्ववाक्येषु, स्वयं माने अपने स्वयं के, वाक्येषु माने वाक्यों में, अपने द्वारा स्वयं के वाक्य बनाइए और वाक्यों में संस्कृत माने संस्कृत में, प्रयोगम माने प्रयोग, कुरुतः माने करो। ध्यान रखिएगा, कुरुतः शब्द बना हुआ है आपका कहां का, लोट लकार का, आज्ञार्थक रूप है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, इसमें षष्ठी का बहुवचन, इसमें सप्तमी का बहुवचन, संस्कृते में लगा हुआ है आपका, कहां का लगा हुआ है, सप्तमी का एक वचन, प्रयोगम में द्वितीया और कुरुत में लोट लकार, और यहां पर ये शब्द बने हुए हैं। अब इन शब्द में देख लीजिए आप, इसके वाक्य बना लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अपने वाक्य कैसे बनाने होते हैं। ठीक है ना। साधारणता देखिए, आपको बिल्कुल सरल सरल वाक्य ही बनाइए, ज्यादा कठिन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने सरल बनाएंगे परीक्षा के लिए उतना ही आपके लिए सरल रहेगा। आप एक बार तो मैं आपको कठिन बनाकर भी दे दूं, चलिए ठीक है, आप कठिन भी याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरल वाक्य हमेशा आप दूसरे वाक्य बना सकते हैं, सरल वाक्यों से आप हमेशा दूसरे सरल वाक्य बना सकते हैं, लेकिन कठिन वाक्य आप एक बार पढ़ लोगे, एक याद भी कर लोगे, फिर दूसरा बनाने में थोड़ा सा जटिल होता है। ठीक है, या तो आप बिल्कुल प्रारंभिक से आपकी संस्कृत बहुत अच्छे से हो, तब आप वाक्यों को बिल्कुल किसी प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखें, ये लिखा हुआ है यद्यपि, यद्यपि शब्द से आप बनाएंगे इसमें, यद्यपि सह कुरूपा अस्ति पंच विद्वान अस्ति। देखिए, उन्होंने कहा यद्यपि वह कुरूपा, मतलब यद्यपि लेकिन वह कुरूप है, सूरत से रंग से कुरूप हैं, अस्ति पंच विद्वाना अस्ति, लेकिन वह 5 विद्वान हैं, क्योंकि विद्वानता में कुरूप और रूप नहीं देखा जाता है। ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है संप्रति, संप्रति शब्द में देखें, संप्रति त्वं किम पठसि, संप्रति त्वं किम पठसि, त्वं किम पठसि, ठीक है ना, संप्रति त्वं किम पठसि, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा हुआ है यद अतीव पाटलिपुत्र से महात्मय, महात्मयम अतीव प्रसिद्धम। उन्होंने कहा पाटलिपुत्र की महानता अधिक प्रसिद्ध है, अतीव प्रसिद्ध है, अधिक, अत्यधिक प्रसिद्ध है। संप्रति का मतलब होता है शायद तुम क्या है, पढ़ते हो। फिर इसमें लिखा है महान शब्द, देवदत्ता महान चतुरा अस्ति, देवदत्त महान चतुर है, महान चालाक है, चतुरा मत चतुर चालाक बात एक ही है। देखें तो इसमें महान शब्द भी आ गया है। फिर दिया हुआ है नगरम, पटना नगरम गंगा तीरे अस्ति, पटना नगर गंगा तीर, गंगा के किनारे है, तो इसमें भी नगरम शब्द आ गया है। फिर दिया हुआ है अत्र, अत्र तुम किम करोसी, अत्र तुम किम करोसी, यहां तुम क्या कर रहे हो, यहां तुम क्या करते हो। ध्यान रखिएगा, अत्र तुम किम करोसी मतलब उनका कहने का है आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहां पर और भी वाक्य बना सकते हैं सरल सरल। यद्यपि रामः
कक्षायाः मध्ये आगमिष्यामि। आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं, बोले यद्यपि आज राम क्या है, कक्षा में आएगा, इस प्रकार से ध्यान रखें। और आप जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया है नगरम, पटना नगरम गंगा तीरे अस्ति, आप कह सकते हैं अपना, ठीक है ना, बिहार नगरम, और बिहार के बाद आप कह सकते हैं छपरा शहरे, ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 था हमारा। अब प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 को आप अच्छे से करिएगा, ध्यान से देखें इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 में रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों का क्या करना है, पूर्ण करना है। अब यहां पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं और आपके ये विकल्प दिए हुए हैं यहां पर, ठीक है। इन विकल्पों से आपको चयन करके इसमें भरना है, ठीक। जैसे ये दिया हुआ गंगायाः उपरि गांधी सेतुर डॉट 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 महादेशस्य दीर्घतमा सेतु अस्ति। देखिए अफ्रीका का है कि एशिया का, जो गांधी सेतुर है, गांधी जो आपका पुल, गांधी सेतुर नाम जो वहां पर वो बना हुआ है, बांध बना हुआ है, पुल बना हुआ है, तो वो एशिया का सबसे बड़ा है कि अफ्रीका का? कहां का? महादेशस्य, एशिया महादेशस्य दीर्घतमा सेतु अस्ति के अफ्रीका। बताइए जल्दी से। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु, गंगा के किनारे, गंगा के ऊपर बना हुआ है। ध्यान रखिए, गंगायाः उपरि, गंगा के ऊपर गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य, एशिया महाद्वीप का दीर्घतमा माने सबसे बड़ा, सेतु माने पुल, और अस्ति माने है, अर्थात एशिया महाद्वीप का गंगा के ऊपर, गंगा के ऊपरी माने ऊपर बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा पुल है। कौन है? गांधी सेतुर नाम। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम खाली स्थान अस्ति गोलगृहम की ताजमहल। बताइए पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है गोलगृह है, गोल गुम्बद है कि ताजमहल है? ताजमहल तो आगरा में है, तो क्या हो जाएगा? तो यहां गोलगृहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलगृहम। मतलब पाटलिपुत्र नगर में गोलगृहम अति प्रसन्न है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम खाली स्थान प्राप्यते कुसुमपुरम या माधवपुरम। ध्यान रखिए पाटलिपुत्र का जो नाम पड़ा हुआ है वो किससे पड़ा हुआ है? माधवपुर से कि कुसुमपुर से? ध्यान रखिएगा यहां पर कुसुम पुष्प, खेतों फूलों की खेती हुआ करती थी, ध्यान रखें। तो और पटल शब्द गुलाब के फूल को भी कहते हैं, उसी से पटल से पट्टन देवी भी आपके वहां की प्रसिद्ध है। पहले कुसुमपुर बसता था, फिर पाटनपुत्र, फिर पटना, फिर पाटलिपुत्र, इस प्रकार से आज का पटना शहर बन गया है पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला हमारा चौथे नंबर का कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अति प्रचलितः आंग्ल शासन काले या गुप्त शासन काले। देखिए जो हमारा कौमुदी महोत्सव है वो कब से हमारे यहाँ पर प्रचलित है? अंग्रेजों के समय से कि गुप्त काल से? गुप्त शासन काल से हमारे यहाँ पर बोले कौमुदी महोत्सव क्या है? अतीव प्रसिद्ध माना जाता है। वहां मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है और एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखें। और ये बताते हैं कि जहां पट्टन देवी हैं वहां पर आज भी वो क्या उत्सव मनाया जाता है। तो किसके उसमें कब से मनाया जा रहा है? गुप्त शासन काल में अति प्रसिद्ध था। ध्यान रखें। इसके बाद दिया हुआ है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का खाली स्थान दिशि गंगा नदी प्रवहंती। पाटलिपुत्र के कौन सी दिशा में गंगा नदी प्रवाह करती है? पूर्वश्याम के उत्तरश्याम? कौन सी दिशा? पाठ अगर आपने पढ़ा होगा तो सब बन जाएगा, उत्तर दिशायाम, ठीक है ना, उत्तरश्याम दिशि, अर्थात उत्तर दिशा की ओर नदी प्रवहती। मतलब नदी क्या होती है? प्रवाहमान है। पाटलिपुत्र नगर के उत्तर दिशा की ओर नदी हमारी गंगा नदी बहती है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य, जो गोविंद सिंह थे वो सिख संप्रदाय के खाली स्थान गुरु आसीत। कौन से? प्रथम के 10वां, तो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। ये आपके क्या हो गए हैं यहाँ पर? रिक्त स्थान आनी। आपके पाठ से ही है सब कुछ, यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ ऐसा लगे कि ये बाहर से लिया गया, सब पाठ से हैं। और आपको जब पाठ का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराया था तो सारी चीजें आपको बताई भी थी। ध्यान रखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का हमारा प्रश्न क्रमांक है। इसमें आप जरूर देखें, आराम से इसको देखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहला दिया है अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु वाक्येषु, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। उन्होंने कहा है कि नीचे जो हमारे लिखे हुए हैं वाक्यों में,
नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदानी, जो उनमें अंडरलाइन किया गया है, जो रेखांकित किए गए हैं, उन पदों को आधारीकृत माने आधार मान करके प्रश्न निर्माण कुरुत माने करो, प्रश्नवाचक शब्द बनाओ, प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ। ध्यान रखिएगा, इसमें सप्तमी का बहुवचन लगा है, इसमें सप्तमी का बहुवचन, इसमें आपका प्रथमा का बहुवचन लगा है, पदम पदे पदानी। आधारीकृत में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखें। प्रश्न निर्माण कुरुत, ये लोट लकार लगा हुआ है, ध्यान रखें। फिर यहां लिखा है तत्र तीर्थ यात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। बोले तत्र माने वहां, तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आयन्ति माने आते हैं। तो ते ये प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, तो प्रथमा का बहुवचन ही होगा। ये प्रथमा का बहुवचन लगा है, तो बहुवचन कैसे हो जाएगा आपका? कहा, कऊ, के। ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है, के। ध्यान रखें, प्रथमा का बहुवचन लग गया है, क्योंकि तीर्थ यात्रिणः को हटाएंगे तो के आ जाएगा, और प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम लाना पड़ेगा। इसके बाद मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम परिमितम जीर्णताम अनुभवूत। देखें, मध्यकाल में, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति आएगी, तो सप्तमी में आपका क्या आ जाएगा? कस्मिन आ जाएगा या क्या आ जाएगा? कुत्र आ जाएगा। तो यहां कस्मिन काले आ गया। देखें फिर जरा क्या लिखा हुआ है, कस्मिन काले पाटलिपुत्रस्य वर्ष सहस्त्रम, कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम परिमितम जीर्णताम अनुभूत। आगे आप फिर लिखा हुआ है मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जाता है, समुद्धारा जाता है या समुद्धारो, यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। इसमें षष्ठी का एक वचन लगा है, तो कस्य लगा देना है। देखिए कस्य लग गया है, देखिए ये यहां पर कस्य लग गया है, यहां स्या लगा है तो यहां स्या हो गया कश। यहां पर देखें काले, तो यहां काले कस्मिन लग गया है, यहां बहुवचनांत है तो यहां बहुवचनांत है। ध्यान रखें, ये प्रश्न निर्माण करने के लिए जो विभक्ति हमारी लिखी होती है, उसी विभक्ति का हमें सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखना होता है। जैसे यहां लिखा है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुभवन। देखें अभुवन, तत्र माने वहां, सर्वे जना माने सभी लोग आनंद मग्न होकर के रहते हैं, आनंद लेते हैं। तो यहां बहुवचनांत पद है तो फिर के आ गया, प्रथमा का बहुवचन है, आनंद मग्नाह, जैसे रामाह वैसे ही आनंद मग्नाह, तो प्रथमा का बहुवचन दिया हुआ है। अब प्रथमा का बहुवचन है तो यहां पर भी आपका प्रथमा का बहुवचन ही होगा कि नहीं? फिर इसके बाद दिया हुआ है तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता। ठीक, भगवान बुद्ध, बोले यहां पर सब भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, बहुत समय तक यहां क्या है, आते रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? कहा। क्या आ गया है? कहा, क्योंकि यहां प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। भगवान बुद्ध मतलब कहा। तत्र कहा बहुकृत्वा समागता, यहां पर कौन बहुत दिनों तक समागत रहे हैं? देखें कहा, तो भगवान बुद्ध। फिर इसके बाद दिया नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, नगर की शोभा अशोक के समय में सुतराम मतलब बहुत ही विस्तारित और समृद्ध रही है। तो कस्य समय, कस्य आ जाएगा, कस्य समय अशोक कस्य समय। ध्यान रखें, तो षष्ठी यहां लगी तो षष्ठी यहां हो जाएगा, यहां प्रथमा तो यहां प्रथमा, यहां बहुवचन तो यहां बहुवचन। ये प्रश्न निर्माण करने का आपका जरिया होता है। ध्यान रखें, जैसे मान के चलिए कहीं पर आपको लगा कि रामः लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप का लिखेंगे। जैसे यहां रामम लिखा हुआ है, देखें, तो यहां आपको कम लिखना पड़ेगा जब प्रश्न निर्माण आएगा। फिर यहां पर आपने लिखा रामेण, जब आपको लगे कि यहां रामेण लिखा हुआ है तो रामेण की जगह आप फिर क्या करेंगे? केन। क्या करेंगे? यहां केन करेंगे। ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर लिखा हुआ है रामाय, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको कसमई। क्या लिखना पड़ेगा? यहां कसमई। फिर यहां लिखा हुआ है आपका रामात, रामात, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कस्मात। क्या लिखना पड़ेगा? कस्मात। फिर यहां लिखा हुआ है आपका रामस्य, रामस्य, तो आपको करना पड़ेगा कस्य। ध्यान रखें। और यहां पर आपका रामे लिखा हुआ है, तो आप यहां कर सकते हैं क्या? कस्मिन। क्या कर सकते हैं? कस्मिन। और अगर कोई स्थानवाची शब्द आता है तो आप फिर कुत्र लगा सकते हैं यहीं सप्तमी के स्थान पर। और यहीं सप्तमी का लगभग कीदृशा, कीदृशम, ऐसे भी शब्द आता है। तो ये आपके इतने जो शब्द बनते हैं, ये पुल्लिंगवाची बता रहा हूं, अभी स्त्रीवाची और है।
ध्यान रखें, लगभग लगभग आपको यहां पर ये बनता है। जैसे यहां देखें, ये इसका प्रथमा का बहुवचन है तो के हो गया है। ध्यान रखें, रामः रामौ रामाः, तो ये आ जाएगा कह कौ काह, कह कौ के बन जाएगा। ध्यान रखें, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपका 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। क्या है 7 नंबर का प्रश्न? ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। रेखांकित पदेषु, तो रेखा से अंकित जो पदों हैं उन पदों में प्रयुक्ताम माने प्रयुक्त की गई, विभक्तिम माने विभक्ति को, लिखत माने लिखो। अर्थात रेखा अंडरलाइन जो भी हमारे पद हैं उन पदों में से क्या करना है, हमें उन पदों की विभक्ति को चयन करना है और अलग से इनको लिखना है। ध्यान से देखिएगा, जैसे पहला रहेगा हमारा काले काले उत्सवाः भवन्ति, इसमें काले काले उत्सवाः भवन्ति, इसमें ध्यान रखिएगा काले काले उत्सवाः, तो काले काले में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि सप्तमी विभक्ति इसमें लगी हुई है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप इसमें आपका लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि काले काले बोले समय समय पर, उत्सवाः माने उत्सव, भवन्ति माने बोले होते थे, ठीक है ना, उत्सव होते थे, समय समय पर यहां पर क्या होते थे, उत्सव होते थे। तो यहां पर आपकी कौन सी विभक्ति लगी हुई है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। फिर लिखा है तस्य, तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, ठीक है ना। तो तस्य में आपको क्या, मैंने बताया था तस्य में आपकी कौन सी विभक्ति होती है? तस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। देखें जरा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लग जाएगा। फिर यहां लिखा है नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धम, नगर यह नगर पटनेति, पटना इति नाम से प्रसिद्धम आगता। तो नगरम प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखें, नगरम नगरे नगराणी, नगरम नगरे नगराणी, ये प्रथमा और द्वितीय एक समान लगते हैं, ठीक है ना। नगर को हम पटना नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध करेंगे। आगे चलेंगे, इसके बाद हमारा अगला दिया हुआ है कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत। जो कौमुदी महोत्सव है वह कौमुदी महोत्सव महान समारोह था। तो यहां पर भी आप देखें तो यहां प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, कौमुदी महोत्सव। क्या लगा हुआ है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कौमुदी महोत्सव। फिर लिखा हुआ है दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते। देख, दुर्गा पूजा अवसरे, तो यहां सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। जैसे रामे वैसे ही पूजा अवसरे, देखें सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। बना है कि नहीं बना है? तो इस प्रकार से आपको ये भी आपके प्रश्न में आएंगे, ध्यान रखना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 8 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 को हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। स्तंभे द्वये, देखें स्तंभ द्वये लिखितानाम शब्दानाम मेलनम कुरुत। जो हमारे दो स्तंभ दिए हुए हैं, दो भागों में विभाजित किया गया है, एक का स्तंभ और दूसरा ख स्तंभ। दो स्तंभ दिए हुए हैं, तो स्तंभ का मतलब होता है देखिए भाग या टुकड़े। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ स्तंभ का मतलब खंभा होता है तो वही खंभा ही होगा, खंभे पिलर जिसे हम बोलते हैं खंभा। ध्यान रखें, तो वो भी यहाँ पिलर तो बने नहीं है, यहाँ उन्होंने भाग या टुकड़े दो स्तंभ में, एक का स्तंभ एक खा स्तंभ, भागों की बात कर रहे हैं। तो दो स्तंभ है, लिखिता नाम माने लिखे, शब्दा नाम माने शब्दों को, मेलनम माने मेल करो, कुरुत माने करो। ध्यान रखिएगा, तो इसमें भी षष्ठी का बहुवचन, इसमें भी षष्ठी का बहुवचन। चलिए आगे देखें, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है मही, और यहां सुतराम, यहां पुरंदरा, यहां अन्यतमम, यहां उत्कृष्टा, यहां आगता। यहां दिया हुआ है आगच्छत इंद्रः पृथ्वी अत्यधिकम एकतमम प्रकृष्टा। तो ऐसे आपको ये पढ़ना है। अब यहां सबसे पहले तो ये देखना है कि जो ये मही लिखा हुआ है, मही माने पृथ्वी, तो यहां भी पृथ्वी लिखी हुई है। अब सुतराम माने होता है हमारा समृद्ध हो जाना, ठीक है ना। तो अत्यधिक, सुतराम माने अत्यधिक भी आप कह सकते हो। और पुरंदरा, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है तो इंद्र भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसमें मिला। अन्यतमम माने होता है एकतमम, उत्कृष्टा का मतलब प्रकृष्टा, आगता का मतलब आगच्छत। इस प्रकार से आप इनको मिला सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कौन सा शब्द कहां से मिला। या तो आपको विशेष रूप से इनके अर्थ मालूम हो, या तो आपको पूर्ण रूप से इनके अर्थ मालूम हो, या आप इनको मिलाओ। जैसे आपको मान के चलिए मही आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा होगा, तो पहले अन्य तमम, तो एक तमम एक जैसा लग रहा है, मिला दो आप। उत्कृष्टा देखा, बोले प्रकृष्टा लिखा हुआ है, इसको मिला दो। आगता बोले आया, और आगच्छत बोले इसको मिला दो। अब इसके बाद हमारे पास तीन बचे हुए हैं,
तो पुरंदरा में देखो विसर्ग लगा, बोले इसमें भी विसर्ग लगा है तो इसको मिला दो। ठीक, अब देखो बोले पृथ्वी में बड़ी ई है, मही में बड़ी ई है, इसको मिला दो। ठीक, अब क्या बचा हुआ है, बोले सुतराम में माँ आधा है लास्ट में, और अत्यधिकम में भी लास्ट में माँ लगा हुआ है, मिला दो। ऐसे मिल जाते हैं, परीक्षा में सॉल्व हो गया। ये टेक्निक है, या तो आपको पूर्ण रूप से तैयारी हो, देखो सीधी सीधी बात है, तो पूर्ण रूप से तैयारी करके जाओ तो 200%, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जब कभी विचलित हो जाते हैं किसी शब्दों में तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना होता है। चलिए आगे देखें। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये इंद्र का पर्यायवाची भी हमारा पुरंदर, शक्र पुरंदर विष्णुहरि, शक्र भी हमारा नाम है, इसका इंद्र का नाम है। ठीक है, आगच्छत जो रूप बना हुआ है ये भी हमारा आगच्छत आने के लिए है, आगता भी हमारा आने के लिए है। ठीक, और कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। हाँ ये देख लीजिए, यहां एक बार आंसर देख लीजिए, मैंने तो मिलवा दिए हैं, फिर भी एक बार आप यहां पर कंफर्म कर लो। मही माने पृथ्वी, सुतराम माने अत्यधिकम, पुरंदर माने इंद्र, अन्नतमम का मतलब एकतमम, और उत्कृष्टा का मतलब प्राकृष्टा, और आगता का मतलब हो जाएगा आपका आगच्छत। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान रख लेना कि आपके ये स्तंभ जो बने हुए हैं वहां पर भी स्तंभ आएंगे, शब्द को प्रश्न को आपको पढ़ना है अच्छे से, और प्रश्न को पढ़ेंगे तभी जाकर के हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ये क्लास हमारी यहीं तक थी, इसमें 8 प्रश्न थे, लेकिन आपके सारे प्रश्नों में कुछ ना कुछ विवरण था, इसलिए थोड़ा सा तो इसमें समय हम लोगों ने लिया है, लेकिन कोई नहीं, अच्छे से हमें पढ़ना है, समय की कोई फिक्र नहीं करना है। क्यों? क्योंकि विधिवत तरीके से पढ़ो एक बार, और थोड़ा थोड़ा पढ़ो बार बार, इसलिए बार बार का समय नहीं, एक ही बार में आपको बहुत अच्छे से और मजबूती से पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो आपको डरने की क्या बात है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आप किसी भी माध्यम से हो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। कभी कभी ये सवाल उठता है कि सर मैं तो इंग्लिश मीडियम से, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। संस्कृत कहीं मोहताज नहीं है, ना हिंदी की ना इंग्लिश की, सब में एक सी आती है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो और चाहे हिंदी मीडियम वाले हो। संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि संस्कृत है तो संस्कृत को इंग्लिश में ही पढ़ो, संस्कृत तो संस्कृत ही है ना। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। समझ पा रहे हैं ना? 100% आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा यहां पर प्रदान की जाती है। और देख रहे होंगे आप कि यहां पर ऐसा नहीं है कि टूटा फूटा आपको कोर्स करवाया जा रहा हो, एक एक चैप्टर आप लोगों को यहां दिया जा रहा है, मतलब संपूर्ण कोर्स के साथ कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो आपकी मैथ्स हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, आपकी कोई भी हो, हिंदी संस्कृत तो चल ही रहा है। तो आप लोगों को बढ़िया से विधिवत तरीके से पढ़ते रहना है। यहाँ पर भारत के क्षेत्र से, कोने कोने से यहाँ पर योग्य शिक्षक आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और उच्च गुणवत्ता के साथ। उच्च गुणवत्ता का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, उच्च गुणवत्ता हो सकता है ना समझ में आए तो हाई क्वालिटी समझ लीजिए। हाई क्वालिटी का मतलब उच्च गुणवत्ता, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और मैं आपको बताऊं, आपकी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ ये आप संपूर्ण कोर्स इससे क्लास से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन यही मटेरियल आपके पास भी हो तो और अच्छी बात है। उसके लिए क्या करना है, आप जिस वीडियो से हमें देख पा रहे हैं उसी के नीचे आप लिंक पर जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी वहां मिल जाएगी। तो ई बुक्स और ई नोट्स के माध्यम से आपको ये नोट्स भी यहां से प्राप्त हो सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क कर लीजिए, और बिल्कुल भी विलंब नहीं करना। जब आपके पास ये सारा मटेरियल होगा तो पढ़ने में क्लास में आनंद भी आएगा, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई बहन, मित्र, यार कोई भी हो, सबको ये भी आप सूचित कर सकते हैं कि यहाँ 6 से लेकर के 12 तक के संपूर्ण कोर्स आपको प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा, और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।